कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिल। जमीन आसमान का अंतर होता है, रात दिन का अंतर होता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम एससी एसटी समाज को कैसे सशक्त कर रहे हैं? आदरणीय अध्यक्ष जी, समाज में तनाव पैदा किए बिना एकता की भावना को बरकरार रखते हुए समाज के वंचितों का कल्याण कैसे किया जाता है, इसका मैं एक उदाहरण देता हूं। 2014 में 2014 से पहले हमारे देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी। 2014 के पहले मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी। आज 780 मेडिकल कॉलेज हैं। अब मेडिकल कॉलेज बड़े हैं तो सीटें भी बड़ी हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एंगल है आदरणीय अध्यक्ष जी, और इसलिए कॉलेजें बड़ी हैं, सीटें भी बड़ी हैं। 2014 में हमारे देश में एससी छात्रों की 2014 से पहले हमारे देश में एससी छात्रों की एमबीबीएस की सीट 7,700 थी। हमारे आने से पहले दलित समाज के हमारे 7,700 युवा डॉक्टर बनने की संभावना थी। 10 साल हमने काम किया, आज संख्या बढ़कर एससी समाज के 17,000 एमबीबीएस डॉक्टर की व्यवस्था की है। कहां 7,700 एंड कहां 17,000? अगर दलित समाज का कोई कल्याण का और समाज में तनाव लाए बिना एक दूसरे के सम्मान को बढ़ाते हुए, आदरणीय अध्यक्ष जी, 2014 के पहले एसटी छात्रों के लिए एमबीबीएस की सीटें 3,800 थी। आज ये संख्या बढ़कर लगभग 9,000 हो गई है। ट्वेंटी 14 के पहले ओबीसी के छात्रों के लिए एमबीबीएस में 14,000 से भी कम, 14,000 से भी कम सीटें थी। आज इनकी संख्या लगभग 32,000 हो गई है। ओबीसी समाज के 32,000 एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 साल में हर सप्ताह एक नई
ITI बनी है। हर 2 दिन में एक नया कॉलेज खुला है। सोचिए, SC, ST, OBC हमारे युवा युवतियों के लिए कितनी वृद्धि हुई है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम हर योजना के पीछे लगे हैं 100% सिचुएशन, 100% उसको लागू करें। उसके जो भी लाभार्थी हैं वो उसमें छूट न जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। पहले, ताकि हम चाहते हैं कि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। अगर योजना है, उसका हक है, तो उस तक पहुंचना चाहिए। 1 रुपया और 15 पैसा वाला खेल नहीं चल सकता। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, मॉडल ही ऐसा बनाया कि कुछ ही लोगों को दो, औरों को तड़पाओ और तुष्टीकरण की राजनीति करो। देश विकसित भारत बनाने के लिए तुष्टीकरण से मुक्ति पानी होगी। हमने रास्ता चुना है संतुष्टीकरण, पुष्टिकरण नहीं, संतुष्टीकरण, और उस रास्ते पर हम चले हैं। हर समाज, हर वर्ग के लोगों को बिना भेदभाव के जो उसके हक का है वो उसको मिलना चाहिए। ये है संतुष्टीकरण। और मेरे हिसाब से जब मैं 100% सैचुरेशन की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है एक असल में सामाजिक न्याय है, ये असल में सेकुलरिज्म है, और असल में ये संविधान का सम्मान है। आदरणीय अध्यक्ष जी, संविधान की भावना है सबको बेहतर स्वास्थ्य मिले, और आज कैंसर डे भी है। देश भर में और दुनिया भर में आज हेल्थ को लेकर के काफी चर्चा भी हो रही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो गरीब को, बुजुर्गों को आरोग्य की सेवाएं देने मिले उसमें अड़ंगे डाल रहे हैं, और वो भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण। आज आयुष्मान से देश के 30,000 अस्पताल जुड़े हैं, और अच्छे स्पेशलाइज्ड प्राइवेट अस्पताल जुड़े हैं, जहां आयुष्मान कार्ड वाले को मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने अपने संकुचित मानस के कारण, कुनीतियों के कारण गरीबों के लिए इन अस्पतालों के दरवाजे बंद करके रखे हुए हैं, और इसका नुकसान कैंसर के मरीजों को उठाना पड़ा है। पिछले दिनों पब्लिक हेल्थ जर्नल लैंसेट की स्टडी आई है। उसका कहना है कि आयुष्मान योजना से समय पर कैंसर का इलाज शुरू हो रहा है। सरकार कैंसर की जांच कराने के संबंध में बहुत ही गंभीर है, क्योंकि जितना जल्दी जांच हो, जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो, हम कैंसर पेशेंट को बचा सकते हैं। और लैंसेट ने आयुष्मान योजना को क्रेडिट देते हुए कहा है कि भारत में इस दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट में भी हमने कैंसर की दवाइयों को सस्ते करने की दिशा में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया। इतना ही नहीं, एक महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया है वो आने वाले दिनों में, और जब आज कैंसर डे है तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, सभी माननीय सांसद इसका लाभ ले सकते हैं अपने इलाके के ऐसे मरीजों के लिए। और वो है मरीजों को, आप जानते हैं
अस्पताल उतने नहीं होने के कारण भी काफी दिक्कत रहती है बाहर से आने वाले पेशेंट को। 200 डे केयर सेंटर बनाने का निर्णय इस बजट में किया गया है। ये डे केयर सेंटर पेशेंट को भी उसके परिवार को भी बहुत बड़ी राहत देने वाला काम करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, राष्ट्रपति जी के भाषण की चर्चा के समय यहां विदेश नीति की भी चर्चा हुई और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JF केस फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे, इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। आदरणीय अध्यक्ष जी, गोरा है अब मत ले लो। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद एक महिला राष्ट्रपति जी एक गरीब परिवार की बेटी, उनका सम्मान न कर सके, आपकी मर्जी, लेकिन क्या क्या कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। मैं राजनीति हताशा निराशा समझ सकता हूं, लेकिन एक राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कारण है, क्या कारण है? आदरणीय अध्यक्ष जी, आज भारत इस प्रकार की विकृत मानसिकता को छोड़ करके, उस सोच को छोड़ करके विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अगर आधी आबादी उसको अगर पूरा अवसर मिले तो भारत 2 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ सकता है, और ये मेरा विश्वास है। 25 साल से इस क्षेत्र में काम करने के बाद मेरा विश्वास और दृढ़ हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी,
पिछले 10 साल में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अब तक 10 करोड़ नई महिलाएं एसएचजी में जुड़ी है और ये महिलाएं वंचित परिवारों से, ग्रामीण बैकग्राउंड से, समाज के अंतिम पायदान पर बैठी इन महिलाओं का सामर्थ्य बढ़ा, उनका सामाजिक स्तर भी ऊपर उठा और सरकार ने इनकी मदद 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी है ताकि वो इस काम को आगे बढ़ा सके, उनकी कार्यक्षमता बढ़े, उसका स्केल बढ़े। उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और उसका आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में लखपति दीदी अभियान की चर्चा की है। हमारी नई सरकार तीसरी बार बनने के बाद अब तक जो जानकारियां रजिस्टर हुई है उस हिसाब से 50 लाख से ज्यादा लखपति दीदी की जानकारी हम तक पहुंची है और जब से मैंने इस योजना को आगे बढ़ाया है अब तक करीब करीब 1.25 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी है और हमारा लक्ष्य है कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे और इसके लिए आर्थिक कार्यक्रमों का बल दिया जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज देश के अनेक गांवों में ड्रोन दीदी की चर्चा हो रही है। एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन गांवों में आया है। महिला के हाथ में ड्रोन चलाते हुए देख के गांव के लोगों का महिला के प्रति देखने का नजरिया बदल रहा है और आज नमो ड्रोन दीदी खेतों में काम कर करके लाखों रुपया कमाने लगी हैं। मुद्रा योजना भी नारी शक्ति के लिए उसके सशक्तिकरण की बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। करोड़ों महिलाएं पहली बार मुद्रा योजना लेकर के उद्योग के अंदर अपने कदम रखे हैं और उद्योगपति की भूमिका में आई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 4 करोड़ परिवारों को जो घर दिए उसमें से करीब करीब 75% मकान ऐसे हैं जिसके मालिकाना हक महिलाओं को मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बदलाव 21वीं सदी के सशक्त भारत की नींव रख रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, विकसित भारत का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसको सशक्त बिना किए बिना हम विकसित भारत का निर्माण नहीं कर सकते और इसलिए रूरल इकोनॉमी के हर क्षेत्र को हमने स्पर्श करने का प्रयास किया है और हम जानते हैं रूरल इकोनॉमी में खेती किसानी का बहुत महत्व रहता है। विकसित भारत के 4 स्तंभों में हमारा किसान एक मजबूत स्तंभ है। बीते दशक में खेती के बजट में 10 गुना वृद्धि की गई है, 10 टाइम। 2014 के बाद की बात मैं बताता हूं और ये बहुत बड़ा जंप है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जो लोग यहां किसान की बातें करते हैं, 2014 से पहले यूरिया मांगने पर लाठी पड़ती थी, रात रात कतारों में खड़ा रहना पड़ता था और वो जमाना था